वक्त है केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी से एक्सक्लूसिव संवाद करने का। सीधा रुख कर लेते हैं हरदीप सिंह पुरी का। पुरी साहब, अभिनंदन है आपका। मेरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और यह पहला सवाल यही है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और विपक्ष यहां पर अपने आप को एकजुट करने का एक बड़ा प्रयास कर रहा है और कह रहा है कि इस बार बीजेपी को 100 सीटों पे हम सिमटा देंगे और बाकी खेल बन जाएगा। देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में के साथ जोड़ा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अमेरिका की ये जर्नी है, ये सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, बट इट इज ऑल्सो अ विजिट विच विल क्वालिटेटिवली alter the nature of India-US relations और also जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस पे भी इसका असर पड़ता है। मैं आपको बताता हूं क्यों। मैंने इंडो यूएस रिलेशनशिप बहुत सालों से स्टडी की है और मैं देखता हूं कि हम एक ज़माना था कि अमेरिका को हमारे जो वेस्टर्न नेबर है उसका मिलिट्री सपोर्ट सिस्टम में हम मानते थे। वहाँ से जो आतंकवाद आता था उस पर अमेरिका पूरी तरह से हमें लगता था हमारा साथ नहीं देता। आज हमारी सिचुएशन ये है कि अमेरिका जो एक 23-24 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और हम ऑन द जर्नी है तीसरे नंबर पे आने की। हमारी जो डेमोक्रेसीज की स्टैंडिंग है इसमें ग्लोबल मैसेज जाता है। इंडो पैसिफिक में, सब रीजन में, रीजन पे जब माननीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रपति बाइडेन से चर्चा होगी, चाहे वो चर्चा अफगानिस्तान पे हो, चाहे वो टेररिज्म पे हो, चाहे वो जो टेक्नोलॉजिकल हमारी अपग्रेडेशन हो रही है, एयरक्राफ्ट इंजन, ड्रोन्स, क्लीन एनर्जी पे, ये दुनिया भर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस है कि इंडिया जिसने डेमोक्रेसी के सिस्टम को यूज करके अपने यहाँ 9 साल में जो मोदी जी ने कर दिखाया है और आज ये इंटरनेशनल डायमेंशन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी पे एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट का स्नेहा जाता है। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। मेरा एक सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जो सवाल यही है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का मेगा शो है और दूसरी तरफ विपक्ष का पावर शो है। बेशक प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा रहे हो, बाइडेन उन्हें सम्मानित कर रहे हो, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस बार हटाना है नरेंद्र मोदी को। देखिए, विपक्ष का जो एस्टैब्लिश गवर्नमेंट है उन्हें हटाना उनका अधिकार बनता है, वो ऑपोजिशन में है। पहली बात तो वो तय कर ले इनमें से कौन हटाने की बात कर सकता है और करने की पोजीशन में है। जो यहाँ पे कोई मीटिंग होने जा रही है पहले आपस में डिसाइड कर ले। मैंने स्टेटमेंट्स देखनी है कि बहन मायावती अलग लड़ेगी इलेक्शन, कुछ और राजनीतिक दल अलग लड़ेंगे। हमारे जो युवा नेता हैं वो भी अपने फॉरेन टूर से आए हैं, पता नहीं लगता कहाँ थे वो युवा नेता और बीच में कहाँ चले गए। अब युवा नेता आके कितनी देर आराम करेंगे और फिर पार्टिसिपेट करेंगे। आप किस युवा नेता का जिक्र कर रहे हैं? कंबाइंड ऑपोजिशन का फेस। आप किस युवा नेता का जिक्र कर रहे हैं जो कुछ दिन पहले विदेश में बोल रहे थे, उनकी बात कर रहे हैं? राहुल जी की? जो विदेश में बोल रहे थे, जो विदेश जाते हैं तो उनको सडनली डेमोक्रेसी याद आ जाती है। उन्होंने कहा कि इन इंडिया 2 चीजें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि इन इंडिया डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट और माइनॉरिटीज। जहां तक डेमोक्रेसी की बात थी, मुझे याद है जून 1975 में 25 जून को इमरजेंसी लगी थी। वही मतलब 1-2 दिन की बात, 2-3 दिन की बात है संडे को। भाई साहब, अगर भारत में जो हमारी डेमोक्रेसी है ये एज ओल्ड है, हम है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वैशाली में रिपब्लिक टीम, ये युवा नेता को भारत के बाहर जाके सडनली डेमोक्रेसी याद आती है। उनकी ग्रैंड मदर थी जिन्होंने इमरजेंसी इंपोज की थी और फिर वो माइनॉरिटीज की बात करते हैं। तो मैं कई बार कह चुका हूं, जब ये युवा नेता की आयु 13 साल थी तो असम में नेली मैसेकर हुआ था। 2000 हमारे भाई बहन उनकी कत्लेआम हुआ और जब इनकी 14 साल आयु थी तो मेरी कम्युनिटी पे, सिखों पे इन्होंने जो अत्याचार किया और हमारे 3000 हमारी कम्युनिटी के लोग मारे गए। लेकिन देखिए, तो ये किस कॉन्शियस के साथ बात करते हैं? लेकिन देखिए, राहुल जी को हो सकता है कि उनके लोकतंत्र के मायने अलग हो, वो लोकतंत्र के बारे में अलग ढंग से सोचते हो, उनकी युवा सोच हो।
हालांकि उम्र उनकी भी 50 से युवा ऊपर हो सोच चुकी है। देखिए, नहीं देखिए वो एक बारी मैंने कहीं पढ़ा था कि यूथ इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अब मेरे जैसे आदमी की जो अगर 70 साल उम्र हो गई या 75 साल उम्र होगी तो मैं कहूंगा मेरा स्टेट ऑफ माइंड यूथ है, वो तो एक बात है, पर ये तो एक्सपीरियंस की बात है। अगर 50 साल की उम्र में आपको ये बेसिक्स नहीं पता लगती तो मैं समझता हूं इसमें कोई ट्रेनिंग की डेफिशिएंसी है, यहां पे कहीं प्रॉब्लम हुई है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप बेशक माने ना माने, आप माने ना माने कि इस बार आपको कोई चुनौती मिलेगी नहीं मिलेगी, विपक्ष की एकता कमजोर कदम है, लेकिन विपक्ष आपसे 2 कदम आगे है। और वो 2 कदम आगे इसलिए क्योंकि वो कह रहा है कि जब बीजेपी देश से मुक्त हो जाएगी तब हम प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी चुन लेंगे। यानी लब्बो लबाब जो हम कहते हैं, एक है दिल्ली की भाषा के अंदर, वो ये है कि पहले मोदी को निपटा लो फिर आपस में निपट लेंगे हम लोग। तो बेसिकली अभी उनका मन ये है कि पहले मोदी से निपट ले, आपस में बाद में निपटा जाएगा और सब बीजेपी बाहर हो जाए और फिर हम सेटल कर लेंगे। तो सीएम पीएम कौन बनना है, बाकी सब कुछ मुझे थोड़ी सी माफ कीजिए, नहीं, मुझे लगता है ज्यादातर उनको चिंता यही है कि पीएम कौन बनेगा। अभी जो मौजूदा लाइनअप है उसमें नीतीश बाबू भी हैं, उसमें ममता जी भी हैं, उसमें कई और बड़े बड़े नेता हैं। पहले वो आपस में फैसला कर ले, क्योंकि उनके आपस में फैसला नहीं हो रहा तो वो कह रहे हैं कि पहले हम भारतीय जनता पार्टी को हरा लें। भारतीय जनता पार्टी को डिस्प्लेस करने के लिए उनको प्रोग्राम चाहिए, उनको कंटेंट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने 9 साल का कार्य जो है विकास का, उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख ली है, और जब 2024 में चुनाव होंगे हम पूरे 10 साल का अपना जो विकास का काम है वो जनता के आगे रखेंगे। मुझे लगता है कोई कहीं पुरी साहब, ये तो मानना पड़ेगा, काउंटर सवाल है, ये तो मानना पड़ेगा कि विपक्ष की एकता की जो पहली कड़ी थी, यानी नीतीश कुमार ने उस कड़ी को तो पूरा कर लिया है। 23 तारीख को अब ऑल पार्टी मीटिंग होने तो जा रही है, यानी पहला इंटेंशन तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग तो हो जाएगी। अब केजरीवाल कुछ बोले, कांग्रेस कुछ बोले, लेकिन मीटिंग तो हो रही है। एक छत के नीचे ये बैठेंगे, गृह मंत्री कौन बनेगा, वित्त मंत्री कौन बनेगा, पेट्रोलियम मंत्री कौन बनेगा, वो बात भी तय करेंगे ये लोग। नहीं, बहुत अच्छा होगा। अपनी शैडो कैबिनेट बनाएंगे तो शैडो कैबिनेट में ये तय करेंगे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री कौन होता है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की ट्रेडिशन है, पर अगर आप सीरियस लेवल पे इस पे ले आइए, मुझे लगता है इनमें से पेट्रोलियम मंत्री किसी के बनने की ज्यादा इच्छा नहीं है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री के पद के लिए है। अगर 6 दावेदार हों तो हम लोग फैसला कर सकते हैं और इनको ये सुझाव दे सकते हैं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसमें तय कर ले कि मंडे को कौन होगा और फ्राइडे को प्रधानमंत्री कौन होगा। ये तो आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि मंडे को कौन, मंडे टू संडे में शिफ्ट लगेगी प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन एक सवाल है, क्या इस एग्जाम्पल को इग्नोर किया जा सकता है कि लेफ्ट और कांग्रेस बंगाल में पहले साथ में आई, त्रिपुरा में उसके बाद साथ में आई, और त्रिपुरा में तो बीजेपी को उन्होंने टक्कर भी दे दी। कर्नाटक में चुनाव आपको अभी लेटेस्ट चुनाव में हराया है। इससे पहले हमने हिमाचल में भी सत्ता परिवर्तन देखा है। क्या आपको लगता है कि ये जो चीज है इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये जो विपक्षी एकता है वो पर सीट पर कैंडिडेट देने की बात पे विचार कर रहे हैं? इट इज वरिंग फॉर भारतीय जनता पार्टी। देखिए, No, I think it is more an exciting talking point for the distinguished members of the 4th state, जिसमें आप भी हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसको वापस ले जाना चाहता हूँ। लोकतंत्र में, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में चुनाव होंगे, और हमारे यहाँ तो हर समय चुनाव होते हैं। अब कोई चुनाव कोई जीतेगा हारेगा। अब इन हिमाचल हमारा वोट डिफरेंस 0.9% था, कर्नाटक में हमारा वोट परसेंट तो कम नहीं हुआ, 36% का 36% है। और दूसरा, लोकसभा के चुनाव और और विधानसभा के चुनाव में एक बेसिक डिफरेंस है, उस समय हमारा वोटर नेशनल देखता है, पर उसके अलावा जो पार्टीज केरला में एक दूसरे के साथ रह सकती हैं वो वेस्ट बंगाल और बाकी जगह शायद नहीं रह सकती। ये बहुत एक्टिव डायनेमिक्स है। और मैं आपको बताता हूं, अगर केजरीवाल जी किसी ऑर्डिनेंस पे सपोर्ट चाहते हैं तो कांग्रेस, जिसके खिलाफ उन्होंने अपनी पार्टी, एक जन आंदोलन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, वो कांग्रेस पार्टी उनका साथ नहीं देगी। देखिए, आप भी यही है, अभी इस दौरे का, ये पीएम साहब का बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रिप है, ये हो जाए, इसके साथ विरोधी दलों की एकता की जो उनका संकल्प है, अभी देखते जाइए। अभी तो गेम शुरू हुई है, अभी तो एक्ट 1 सीन 1 है। एक्ट 1 और सीन 1 है, तो
मैं इस इंपॉर्टेंट एक्ट की बात कर लेता हूं। वेस्टन चर्चिल के बाद, नेल्सन मंडेला के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो लगातार पहले ऐसे भारतीय बनेंगे जो कि अमेरिका में दूसरी बार बोलेंगे, क्या आपको लगता है, खासतौर पर जॉइंट सेशन को एड्रेस करेंगे, इसके क्या मायने हैं? इसकी बहुत डीप सिग्निफिकेंस है। इसी मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे स्टेट विजिट्स काफी कम होते हैं, और एक किसी वर्ल्ड हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट को दूसरी बार ये निमंत्रण देना कि वो आके जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट उनकी कांग्रेस को एड्रेस करे, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑन द स्टेचर ऑफ द लीडर और द स्टेचर ऑफ द कंट्री। जो पिछली बारी जब मोदी जी गए थे 2014 में से, जब से उन्होंने दायित्व संभाला, पिछले 9 साल में इंडिया में क्या हुआ, और मोदी जी की जो पर्सनल केमिस्ट्री है, सिर्फ राष्ट्रपति बाइडेन के साथ नहीं, अभी जब हाल में G7 के लिए गए थे जापान या साउथ पैसिफिक गए थे, या प्रेसिडेंट पुतिन, सबके साथ उनकी पर्सनल स्टैंडिंग है। एक सवाल में आपसे, यूएस कांग्रेस ने निमंत्रण दिया। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने फॉरेन पॉलिसी को बहुत समय तक देखा है, क्या बदलाव आया है? इफ वन लाइन यू हैव टू से, तो आपको अपने रिजीम में, अपने टर्म में, क्योंकि आपने फॉरेन पॉलिसी को कई वर्षों तक देखा है, लंबे अरसे तक देखा है, तो आपको क्या एक बड़ा चेंज दिखाई देता है? व्हाट हैज चेंज्ड फॉर इंडिया? इंडिया में बदलाव क्या है? ये दो डेमोक्रेसीज जो हैं, एक तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर, 23-24 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी अर्थव्यवस्था, और एक कंट्री, डेवलपिंग कंट्री जो एक विकसित देश बनने जा रहा, उनकी जो इंटरैक्शन है, दिस इज द इंटरैक्शन बिटवीन टू मैच्योर डेमोक्रेसीज। पहले यूएस के साथ जो संबंध होते थे वो प्रेस्क्रिप्टिव थे, वो हमें कहा जाता था आप ये करिए, आप वो करिए, कई एरियाज में डिसएग्रीमेंट होता था, पर अभी मुझे नहीं लगता कि वो हमें कहते कि आप इस तरह के नियम नीति फॉलो करिए, या दूसरी तरफ के। मैंने जो देखा इन 9 सालों में, बिल्कुल सी चेंज है रिलेशनशिप में। मैं क्या खाली 9 सालों की नहीं बात कर रहा, आपका जो अनुभव रहा है फॉरेन पॉलिसी के क्षेत्र में, उसके आधार पर योर व्यू। मैं बताता हूं, मैं जॉइंट सेक्रेटरी था अमेरिका डेस्क में, जब मैं विदेश मंत्रालय में था। हम लोग बात कर रहे हैं ये अर्ली 90s की। उस समय हमें ये कहा जाता था कि आप ये करिए, आप वो करिए, हमें प्रिस्क्रिप्शन दी जाती थी, क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर प्रिज्म के थ्रू ये हमें देखते थे। वो देखते थे कि हमारा शायद कोल्ड वॉर में हम नेचुरल अलाइज हैं जो अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन के। अब हमारी मैच्योर रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ भी, रूस के साथ भी, बाकी देशों के साथ भी। तो एक क्वालिटेटिव चेंज आई है ओवरऑल पीरियड में, जो एक्सेलरेट हुई है 2014 के बाद। जी चलिए, मेरा अगला सवाल है, नेहरू मेमोरियल का जो नाम बदला गया, उसको लेकर कांग्रेस बहुत ज्यादा परेशान हो गई। कांग्रेस का कहना है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, उस पर आपका रिएक्शन? देखिए, अगर मैं जहां रहता हूं, अकबर रोड में अपने घर से निकलूं और हवाई अड्डे के जाने की तरफ कोशिश करूं, तो मेरे को पास करना पड़ेगा एक इंदिरा गांधी स्टेडियम, एक नेहरू म्यूजियम, एक कुछ सारे परिवार के लोगों के नाम पे। तो क्या हो रहा है कि नेहरू जी का तो जो इंपॉर्टेंट रोल है हिस्ट्री में वो तो रहेगा, पर कम से कम बाकी भी प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जी के अलावा, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और तो इतने सारे रहे हैं, इंदिरा गांधी जी जो मैं भूल गया। तो अभी अगर आपके पास एक प्रधानमंत्री संग्रहालय है सबका, तो इसमें किसी को क्यों तकलीफ होनी चाहिए? लेकिन आपत्ति तो हुई है, तकलीफ तो हुई है, और तकलीफ सिर्फ इसमें नहीं हुई है, गीता प्रेस को जो एक सम्मान दे दिया उस पर भी तकलीफ हुई है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर दिया है, और कांग्रेस को लग रहा कॉम्युनल है ये। नहीं, कमाल की बात है। गीता प्रेस ने जो, मैं तो आप गोरखपुर में खुद मैंने देखा, और जो इन्होंने काम किया, किसी व्यक्ति को थोड़ी ना दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई हमारी संस्था के साथ कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति उसको दे रही है, गीता प्रेस ने जो काम किया है ओवर सो मेनी इयर्स, और ये भूल गए, इन्होंने तो खुद स्टैंप निकाले थे उनके लिए, बाकी किए थे, ये अपनी चीजें भूल जाते हैं। तो जयराम रमेश ने तो ट्वीट कर दिया, उनको कॉम्युनल नजर आ रही है गीता प्रेस। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने चिट्ठी लिख दी है खड़गे जी को कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए।
नहीं, खड़गे जी को चिट्ठी लिखे बड़ी खुशी के बाद जयराम जी की टिप्पणी को आप इतनी सीरियसली क्यों लेते हैं? चलिए वो ये वही व्यक्ति है जिन्होंने कहा कि पार्लियामेंट हमें नया चाहिए। इन्होंने वही कहा था, इन्होंने आर्टिकल भी शायद हिंदू में लिखा था, और जब हमने नया पार्लियामेंट मोदी जी ने बना दिया, अब जयराम जी को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। अब आपने बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाती है फिर। लेकिन एक जो बीजेपी की परमानेंट प्रॉब्लम है वो है राहुल गांधी। उस प्रॉब्लम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि उसका जो एक नया वर्जन आया है, वर्जन 2.2 राहुल गांधी का जो है, उसमें वो ट्रक ड्राइवर के साथ भी घूम रहे हैं। वो अपने आप को एक सामान्य नागरिक देश का दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ हद तक उसमें सफल भी हो रहे हैं। आपका राहुल गांधी वर्जन 2.0 पर क्या कहना है? आपका वर्जन क्या है उस पर? मुझे ये क्लियर नहीं हूं कि राहुल गांधी वर्जन 2.0 को हमें सीरियसली लेना चाहिए या इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू को वेलकम करना चाहिए। अब वो किसी ट्रक में चलना चाहें और ट्रक को एयर कंडीशनड हो, या वो किसी ट्रेलर में चलें जो जिसमें 5 स्टार हो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बाद में पता लगा वो ट्रक ड्राइवर भी एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। जी, वो बाद में निकल आया। लेकिन फिर भी मतलब ये जो वर्जन है, ये वर्जन जो है, ये आपको लग कैसा रहा है? क्या आपको लगता है कि अब राहुल गांधी एक मैच्योर पॉलिटिशियन है और अब वो टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि काफी सारे लेख लिखे गए इसी बीच राहुल गांधी में कि अब राहुल गांधी तैयार हैं मोदी के सामने। देखिए, एंटरटेनमेंट वैल्यू पे तो मुझे कोई शक नहीं है। अगर वो सीरियस पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो मैं उनको ये सुझाव दूंगा कि हमारे मोदी जी के बारे में आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं। एक बार ये अमेरिका आए थे और उस समय वो अपनी फास्टिंग पे थे। 10 दिन उन्होंने सिर्फ पानी पिया। ओके, उसको मैं कहता हूं कमिटमेंट। मोदी जी रात को आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे, और पहुंचेंगे कोई शायद मिडनाइट। कल सुबह यूएन जनरल असेंबली के लॉन्स पे वो योगा करेंगे, कुछ लोगों को मिलेंगे और एकदम चले जाएंगे। उसके बाद वॉशिंगटन, और पैक डे का प्रोग्राम है। मैं चाहूंगा राहुल गांधी जी भी किसी समय जो उनका दिन का प्रोग्राम हो उसका जरा बताएं, लोगों को पता लगे उनमें कितनी लोकप्रियता है और किससे मिलते हैं। और ये सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट जो है उनकी, बिकॉज वो होती है बड़ी डिस्टिंग्विश्ड फैमिली है, वो पता लगेगा कि इसमें आम लोगों से मिलते हैं और फुल टाइम राजनीति कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन राहुल गांधी भी अमेरिका के दौरे पर गए थे, उन्होंने भी वहां पे काफी संवाद करा, और कांग्रेस कहती है कि उनके भी बड़े एक्शन पैक दे रहे हैं। जी रहे, वो तो नजर आ रहा है। उन्होंने डेमोक्रेसी पे और माइनॉरिटीज दोनों पे चिंता व्यक्त की। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हर बात विषय पर अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच हरदीप सिंह पुरी, और ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू, नमस्कार।